नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी को राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो अभी चर्चा में बना हुआ है नवग्रह हवन संघ विग्रह के 5 अधिवास पूर्ण हुए। अग्नि मंथन से 2-3 मिनट में ही अग्नि प्रकट, यज्ञ कर्म प्रारंभ और महेश भागचंद्रिका बने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दूसरे यज्ञ यजमान। ये आप देखिए मूर्ति भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। देखिए एक बात और आप लोगों को बता दूं कि ये अयोध्या पड़ता है उत्तर प्रदेश में। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में देखें तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। भगवान राम के आदर्शों पर चल रही मेरी सरकार, मोदी साहब कह रहे हैं। सोलापुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को घरों में करें दीपदान और PMAY अर्बन के घरों का किया उद्घाटन। 8 अमृत परियोजनाओं की रखी आधारशिला और कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। ऐसी योजनाएं लागू की जिन आप देखिए जिनसे उनका जीवन आसान हो। ये आप देखिए महाराष्ट्र में कह रहे हैं प्रधानमंत्री साहब। अयोध्या में हमले का षड्यंत्र विफल, 3 गिरफ्तार हुए। श्री रामलला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, निशाना इनका। और तीनों कार में श्री राम का झंडा लगा पर पहुंचे थे श्रद्धालु बनकर ही की रैकी। और आप देखते हैं कि खालिस्तान समर्थक रच रहे थे षड्यंत्र। ATS ने समय रहते दबोचा है। ये आप खुद सोच के देख लीजिए कि इनके नाम आप देखिए देखने को आपको मिलेंगे। अजीत कुमार शर्मा, प्रवीण पुनिया, शंकर लाल दुसाद। तो आप देख रहे हो ना कि कहते हैं ना कि धर्म कोई मायने नहीं रखता है आजकल। हर धर्म में आप देखते हैं कि हर समुदाय में इस तरह के उपद्रवी देखने को मिल जाएंगे, इस तरह के सामाजिक तत्वों को बिगाड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कांग्रेस को 1 करोड़ जमा करने का दिया निर्देश। 1981 से 1989 के बीच राजनीतिक उद्देश्य से उत्तर प्रदेश परिवहन बसों के उपयोग का मामला है। कहा कि अगर राशि जमा कर दी तो 2.66 करोड़ की वसूली आदेश पर रहेगी रोक। चलिए अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को मिलेंगे 2 मौके। दोनों परीक्षाओं में से जिनमें अच्छे अंक होंगे वे माने जाएंगे अंतिम। शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में CBSE को दिए अमल के निर्देश। छात्र दोनों परीक्षाओं में शामिल होने या दोनों में से किसी एक परीक्षा में शामिल होने का विकल्प चुन सकेंगे। परीक्षा इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए होने वाली JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन परीक्षा की तर्ज पर होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यह सिफारिश की गई है। 1 अप्रैल से पहले आएगी 3री और 5वीं और 8वीं की नई पाठ्य पुस्तकें और नई शिक्षा नीति आ चुकी है, भी आप जानते हैं। ये आपकी खबर है, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई है। अवमानना मामले में वकील को 6 महीने की सजा देना उचित है, सुप्रीम कोर्ट का राय। दिल्ली हाई कोर्ट के कई न्यायाधीशों पर निंदनीय और आधारहीन आरोप लगाने पर दी थी सजा। शीर्ष कोर्ट के आदेश पर वकील ने बाद में लिखित में मांग ली थी संबंधित जजों से माफी। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सिर्फ धर्म परिवर्तन से वैध नहीं हो जाती शादी, ये हाईकोर्ट कह रहा है। और विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को दी जानी चाहिए इससे जुड़ी कानूनी प्राविधान की जानकारी। दुष्कर्म व अन्य गंभीर आरोपों से जुड़ी प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने की टिप्पणी। ये पूरा मामला क्या था? मामला दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी से जुड़ा था। आरोपित मकसूद
अहमद ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। आरोपित शिकायतकर्ता विधवा महिला के पति का दोस्त था। महिला ने आरोप लगाया था कि सितंबर 2022 में वह उसके घर आया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद कई मौकों पर धमकी देकर दुष्कर्म किया। हालांकि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी ने निचली अदालत में दूसरी कहानी बताई और उसने बताया कि दोनों वर्ष 2007 से लिव इन में थे। बरसों बाद विवाद होने पर महिला ने प्राथमिकी कराई। इतना ही नहीं, 28 अक्टूबर 2022 को दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी भी कर ली थी। और देखिए, धर्म परिवर्तन को हमारा संविधान रोकता नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि जबरन हो, लालच से हो, धोखे से हो, इस तरह का धर्म परिवर्तन हो तो आप देखते हैं कि फिर सजा का प्रावधान है। और आप देख रहे होंगे जो राज्य सरकारें कई कानून ला रही है ना कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, उसमें एक शब्द देखने को मिलता है, जबरदस्ती। अगर कोई धर्म परिवर्तन होता है, धोखे से होता है, लालच में होता है, तो ये प्रावधान लागू होंगे वहां। ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्र बफर जोन नहीं है, ये रक्षा मंत्री कह रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ से 7 राज्यों की 6 सड़कों व 29 पुलों का किया लोकार्पण। कहा कि सीमांत में याद देखिए, रक्षा तैयारी और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली ये परियोजना है। पूर्व की सरकारों की संकीर्ण मानसिकता के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा विकास, और इन परियोजना का लोकार्पण किया। जम्मू कश्मीर में आप देखिए, रागनी उस्ताद फरकियान गली मार्ग और झोटा पुल, कन्हा पुल और वलीनी पुल, सारथी पुल, सरत पुल, कारगी पुल, जगलानू पुल, नगरोटा पुल और मुहागला पुल व मटका पुल। लद्दाख में देखें तो मंदिर मोर्ग रिलायमेंट मार्ग, खलतसे बाल्टिक मार्ग, कारगिल दुमगिल मार्ग, दह पुल और तुल्लमपुट्टी पुल, हनु पुल, सापी टू पुल, मोर पोचू पुल, मंदिर मोड़ पुल। और हिमाचल प्रदेश में आप देखिए चेंगो नल्हा पुल, उत्तराखंड में ढाक पुल, भापकुंड पुल और रिम खिम एगाड़ पुल, ये देखने को मिलेगा। अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए समिति गठित की गई। प्रधानमंत्री के निर्देश पर बनाई गई है उच्च स्तरीय समिति। विश्वविद्यालयों को लोकपाल नियुक्ति में देरी पर यूजीसी का नोटिस मिला है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को 31 दिसंबर 2023 तक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया था। और आप देखते छात्रों की समस्याओं को निराकरण पर पैनी नजर रखने के लिए नियुक्त होने हैं लोकपाल। और देखिए, यूजीसी की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता आपसे। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूं। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। मोदी सरकार के 10 वर्ष पूर्वोत्तर के लिए स्वर्ण युग रहे हैं, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित शाह साहब। ये राष्ट्रपति मुर्मू 22 को 19 बच्चों को बाल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित, हमारी राष्ट्रपति साहिबा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। और आप देखिए, भारत सरकार असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करती है। और आप देखते हैं कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यह पुरस्कार 5 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की 7 श्रेणियों कला व संस्कृति, बहादुरी, पर्यावरण, नवाचार और विज्ञान प्रौद्योगिकी, समाज सेवा और खेल में प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत प्रत्येक विजेता को मेडल व प्रमाण पत्र दिया जाता है। परेड में विशिष्ट अतिथि होंगे पंचायत प्रतिनिधि। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई को राष्ट्र गौरव से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार की पहल है। ग्राम प्रधान उनके पति या पत्नी अधिकारियों से 373 ने दी आने की सहमति। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80, देख लीजिए। शिक्षक बने नन पादरियों को आयकर छूट देने पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर तेज हुआ जागरूकता अभियान। लोकसभा चुनाव से पहले आप देखेंगे, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही, वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल की बात हो रही है इसमें। जयपुर पधारेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति, मोदी करेंगे स्वागत। पिछले साल पीएम मोदी का फ्रांस सरकार ने किया था ऐतिहासिक स्वागत। पीएम की तरफ से भव्य स्वागत की तैयारी, हवा महल घूमेंगे, रोड शो भी होगा और गणतंत्र दिवस पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो होंगे इस बार राजकीय मेहमान हमारे। अब आप देखिए, राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं।
जरूर आप लोग चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? ये नीचे लिखिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग डेली बात करते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, राम मंदिर की बातें चल रही हैं। बस मैं कहता हूं कि इसका पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड याद रखिएगा, कब क्या क्या हुआ। ठीक है। वो सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें एक क्लास डली हुई है, वहाँ सब कुछ बताया हुआ है। श्री राम को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाएगा रेलवे। ये आप देखिए, राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे बड़े दानदाता बने कथावाचक मुरारी बापू। 64 साल से राम काज कर रहे बापू ने भक्तों से जुटाकर मंदिर के लिए 18.6 करोड़ रुपए दिए हैं। रासायनिक परमाणु हमलों से निपटने की तैयारी करेगी एनडीआरएफ, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। एनडीआरएफ महानिदेशक ने 19वें स्थापना दिवस पर दी जानकारी। बोले गत वर्ष 900 ऑपरेशन चलाकर 6000 लोगों की बचाई है जान। अच्छी बात है। ड्रोन दीदी वन वन स्वावलंबन के सपनों को देंगी उड़ान। और आप देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजना से लुधियाना में कृषि से जुड़ी महिलाओं को दिखाई रोजगार की नई राह। अच्छी बात है। ये दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, सशक्त सीमा बल के। सड़क सुरक्षा के लिए आईआईटी की संजय दृष्टि। ये आईआईटी मद्रास ने दुर्घटनाओं की वीडियो आधारित विश्लेषण और जोखिम वाले इलाकों की पहचान के लिए बनाया है प्लेटफॉर्म संजय। और आप देखिए कि इससे चिकित्सा ढांचे की सहायता कर सकता है। संजय एक लोकेशन इंटेलिजेंस टूल है जो सड़कों पर पहले से मौजूद जोखिम वाले स्थलों, यानी कि ब्लैक स्पॉट या भविष्य में सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बनने की आशंका वाले स्थानों का डाटा आधारित विश्लेषण करने में सक्षम है। और इस लोकेशन इंटेलिजेंस टूल का मतलब यह है कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से पुलिस और ट्रैफिक विभागों के साथ ही अस्पताल और ट्रामा सेंटर यह समझ सकेंगे कि उन्हें सड़क हादसे में रोकने के लिए किसी खास जगह पर क्या इंतजाम करने हैं। अब आप देखिए, संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाएगा, एक सामान्य जानकारी मिलती है। अभी तो आप देखते हैं कि आर्टिकल राम मंदिर पर ही लिखे जा रहे हैं, फिर भी इतने आर्टिकल हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय गौरव का पर्याय है राम मंदिर, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर आगामी 22 जनवरी को विधि विधान से राम जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित हो रहा है। यह देश के लिए गौरव का क्षण है। सारे देशवासी और राम भक्त उत्साह से 22 जनवरी की प्रतीक्षा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशवासी मंदिरों और घरों में स्वच्छता और सौंदर्य की पूरी तैयारी कर दीपावली मनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज पूरा देश समय राममय हो गया है। यही प्रभु श्री राम का आकर्षण है हम सभी के लिए। यह बहुत ही भावुक क्षण है। समस्त हिंदू मानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। यह जन्म स्थान पावन है और यहाँ के कण कण में सनातन संस्कृति, संस्कार और अध्यात्म की अलौकिकता विराजमान है। और संतों, सन्यासियों से लेकर कवियों ने सदैव अयोध्या का यशोगान किया है। इसके बावजूद स्वतंत्र भारत में राम मंदिर बनने में इतना समय लगा कि इस देरी के कारणों पर विचार होना चाहिए। अंततः उच्चतम न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले के कारण राम जन्मभूमि से जुड़े विवाद का पटाक्षेप होने के बाद मंदिर निर्माण की राह प्रशस्त हुई है। इस आंदोलन से मेरा जुड़ाव एक वकील और कारसेवक दोनों रूप में रहा है। जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका, तब मैं आडवाणी जी का वकील था।
उनका निर्देश था कि पटना उच्च न्यायालय अनुमति दे कि मैं वीपी सिंह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मत में भाग ले सकूं। वर्ष 1990 में कार सेवा के समय उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सरकार ने पुलिस से कार सेवकों पर नृशंस हमले करवाए, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। बाद में वकीलों की एक टीम जांच के लिए गई, जिसमें विद्यार्थी परिषद की ओर से मुझे भी भेजा गया। उस अत्याचार से मेरा मन रो पड़ा। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ना मेरी नीति भी थी। स्वर्गीय लाल नारायण सिन्हा एक दिग्गज वकील थे, वह भारत के अटॉर्नी जनरल भी रहे। उनसे मशविरा करने राम जन्मभूमि से जुड़े इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कई अधिवक्ता व आंदोलन से जुड़े नेता 1988 में पटना आए थे। तब वकालत के पेशे में मैं नवोदित था। मैं उन सभी को लाल बाबू से भेंट कराने ले गया। 1949-50 से राम मंदिर का केस मूल रूप से यह था कि एक भक्त को दर्शन करने के अधिकार के आग्रह का परिवाद और मुस्लिम पक्ष द्वारा कथित बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का बाद पूरे मामले को सुनने के बाद लाल बाबू ने मुझसे कड़ा सवाल किया, यंग मैन, अगर मस्जिद का सूट डिसमिस भी हो गया तो हिंदुओं को क्या मिलेगा? क्या यही तुम्हारी राम जन्मभूमि की कानूनी प्रक्रिया की रणनीति होगी? मुझे उस वक्त इस केस के विषय में विस्तार से पता नहीं था। मैंने उनसे उनकी ओर संकेत किया, आप ही उत्तर दें। तब लाल बाबू ने सार्थक कानूनी सुझाव दिया कि रामलला विराजमान एक कानूनी व्यक्तित्व भी है, उनकी ओर से सूट फाइल की जाए कि पूरा क्षेत्र मेरा है और मैं इसका स्वामी हूँ। टाइटल की घोषणा की जाए ताकि मेरे भक्त निर्बाध रूप से मेरा दर्शन कर सकें। यह बात 1989 में फाइल हुआ और पूरे 20 वर्षों के बाद मुझे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में पैरवी करने का सौभाग्य मिला। विवादित ढांचा ढहने के बाद अदालत ने कहा कि जहां रामलला विराजमान है उसमें उसके 50 फीट को छोड़कर खुदाई की जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई द्वारा खुदाई में रामलला विराजमान के नीचे से 8वीं शताब्दी के अवशेष मिले और जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। यह ध्यान रहे कि कुछ इतिहासकारों ने कितना हंगामा किया था कि कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, केस में कोई दम नहीं है, जबकि हजारों लिखित सबूत जिनमें ईसाई पादरी की टिप्पणियां और विदेशी यात्री का वृत्तांत इसके महत्व को बता रहे थे। तब केंद्र की मनमोहन सरकार व यूपी की मायावती सरकार ने हर बाधा डालने की कोशिश की। यह भी कहलवाया गया कि एएसआई की रिपोर्ट झूठी है, कोई अवशेष नहीं मिले। तब कई बार तनाव की स्थिति के बावजूद एक अलौकिक अनुभव ने सदैव मेरे भीतर उत्साह का संचार किया और कि हम जीतेंगे। उच्चतम न्यायालय में अपील की लगभग 11 साल के बाद सुनवाई हुई और निर्णय आया। इस दौरान प्रभु श्री राम टेंट में थे और फटे हुए टेंट की मरम्मत के लिए भी उच्चतम न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसका आवेदन रिसीवर ही दे सकता था, जो मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करता था। एक बार कानून मंत्री के रूप में मैं मुख्य न्यायाधीश से मेरी बात हो रही थी। मैंने विनम्रता से प्रश्न किया कि 11 साल से राम जन्मभूमि केस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि मामला 70 वर्षों से चल रहा है। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के समय भी विरोधी पक्ष के बड़े वकीलों ने सुनवाई रोकने की लगातार कोशिश की। अंततः शीर्ष अदालत का सर्वसम्मत फैसला आया, जिसमें 3 बिंदु थे। एक, मुस्लिम पक्ष ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका कि कथित बाबरी मस्जिद पर उनका एकमात्र कब्जा था। 2, इसके पर्याप्त प्रमाण है कि मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का विश्वास नहीं डगमगाया। यह प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, वे नियमित तो वहां जाकर प्रणाम करते रहे। 3, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन से स्पष्ट है कि प्राचीन मंदिर के नींव के ऊपर ही कथित बाबरी मस्जिद बनाई गई। हम इसका संतोष है कि जो राम भक्त कह रहे थे कि वही माननीय उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर स्थापित किया। स्पष्ट की संविधान और विधि विधान की मर्यादाओं के अनुरूप रामलला के अधिकार की घोषणा हुई है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मंदिर निर्माण हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना। यह दिव्य राम मंदिर और भव्य अयोध्या भारत की नहीं पूरी दुनिया में अलौकिक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के साथ ही अयोध्या नगरी के विकास में जो सोच और संकल्प दिखाया वह अभिनंदनीय है। अंत में यह कहना है कि होई सो जो राम रचे राखा। जय श्री राम। ये आप देखिए, लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री और अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंदिर पक्ष के वकील भी थे, रविशंकर प्रसाद, और इन्हें तो आप जानते होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता है। भारतीय संविधान की चेतना भी है श्री राम। संविधान नागरिकों से जो अपेक्षा करता है वह सब कुछ राम राज्य लोगों के आचरण में शामिल है। ये आप पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। न्याय और नैतिकता का पर्याय राम राज्य है। और आप देखते हैं कि उसे यदि कोई शासित नीति विरुद्ध कुछ करता है या करता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अंतर्गत अपनी बात रखने का अधिकार है ना। चलिए, अच्छी बातें हैं, देख लिया करिएगा आप लोग भी।
राम पर कैसा संदेह। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम के जन्म का भावपूर्ण वर्णन किया। जब माता कौशल्या ने प्रभु राम को प्रथम बार देखा तो उन्हें ईश्वर के दिव्य रूप में देखकर आश्चर्य से भर गई। बता रहा हूं ना कि दुनिया अभी राममय है, तो न्यूज़पेपर भी राममय है। एक कोचिंग संस्कृति। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए उन पर व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि यह संभव नहीं जान पड़ता है कि इस दिशा निर्देशों के जारी हो जाने मात्र से कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों का प्रवेश लेना छोड़ देंगे। फिर बड़ा चढ़ाकर दावे नहीं करेंगे। यदि कोई छात्र 16 वर्ष के पहले ऑनलाइन कोचिंग करता है तो क्या इसे रोकना संभव होगा। प्रश्न यह भी है कि यदि 16 वर्ष से कम आयु का कोई छात्र कोचिंग की सेवाएं लेना चाहता है तो क्या इसे रोकना उचित होगा। यह ध्यान रहे कि अभी तमाम छात्र हाई स्कूल पास करते ही कोचिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनना होता है। इनमें से कई छात्र 16 वर्ष से कम आयु के होते हैं। और देश में कोचिंग ने जिस तरह एक उद्योग का रूप ले लिया है, उसे देखते हुए कोचिंग संस्थान का नियमन करने की आवश्यकता है। लेकिन इसी के साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर कोचिंग संस्थान इतनी तेजी से क्यों पनप रहे हैं। क्या इसका एक बड़ा कारण यह नहीं है कि स्कूली शिक्षा ऐसी नहीं रह गई है और जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों की आवश्यकता ही ना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूली पाठ्यक्रम वैसा नहीं है और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। आखिर हमारी स्कूली शिक्षा ऐसी क्यों नहीं हो सकती और जिससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थान की शरण में ना जाना पड़े। एक समय था जब छात्र बिना कोचिंग के ही मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर लेते थे और धीरे धीरे बिना कोचिंग ऐसा करना कठिन हो गया और शिक्षा क्षेत्र के नीति नियंताओं को इसकी तह तक जाना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ। आज तो स्थिति यह है कि सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग आवश्यक हो गई है। और यही नहीं, अब तो प्राइमरी शिक्षा के दौरान भी छात्रों को ट्यूशन लेना पड़ता है। कोचिंग उद्योग ट्यूशन की संस्कृति का विस्तार ही है। जब नई शिक्षा नीति लागू की गई थी तब यह कहा गया था कि इससे कोचिंग संस्कृति पर विराम लगेगा। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि यह अपेक्षा पूरी होती नहीं दिख रही है। इसका प्रमाण केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग संस्थान के लिए जारी दिशा निर्देश से ही नहीं है, बल्कि गली गली में खुलते जा रहे कोचिंग संस्थान भी है। यदि आज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी खामी है। यह समझ जाना चाहिए कि इस खामी को दूर करके ही कोचिंग संस्कृति पर कोई प्रभावी लगाम लगाया जा सकती है। और ऐसे से बढ़ती कोचिंग संस्थान यही बता रही है कि उनके रूप में एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था कायम हो गई है। भ्रष्टाचार का गुण। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों में भ्रष्टाचार के मामले पहले भी सामने आते रहे, लेकिन लखनऊ नगर निगम में एक महिला कर्मी का 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना यह दर्शाता है कि सरकारी विभाग में अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यशैली पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। लखनऊ तो एक उदाहरण है। सच्चाई यह है कि प्रदेश के सभी नगर निगमों में भ्रष्टाचार का घुन लग चुका है और परंपरागत रूप से चलता है। मुझे लगता है कि सरकारी जो अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उन्होंने अपना घूस लेना, भ्रष्टाचार करना अपना जीवन का अधिकार मान लिया है। कृषि नवाचारों से आगे बढ़ेगा देश। दो व्यापक औद्योगिक विकास के बावजूद कृषि आज भी देश दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव साफ देखा जा सकता है। विश्व के देश आसन्न अन्न संकट को लेकर लगातार चिंतित हैं। पर्यावरण संकट के कारण अतिवृष्टि और अनावृष्टि से कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। वहीं पानी के अत्यधिक दोहन से भूमि के जल लगातार नीचे जा रहा है और जो उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होने के साथ ही पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। वहीं महंगाई का असर खेती पर भी देखा जा सकता है। किसानों की आय बढ़ने के दावों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आम अन्नदाता के लिए खेती लाभ का सौदा ना तो पहले थी ना ही आज है। तमाम प्रयासों के बावजूद किसानों को उस उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार द्वारा खेती में दीर्घकालिक सुधार, कृषि उपज में बढ़ोतरी और किसानों की आय में बढ़ोतरी की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की प्रयोगशाला में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं और उससे उन्नत व अधिक उपज वाली किस्मों के बीज प्राप्त होने लगे हैं। एमएसपी का लाभ भी दिया जा रहा है और इन सब के बावजूद किसानों की माली हालत को लेकर जिस तरह से चुनावों के समय राजनीतिक दलों की चिंता देखी जाती है, उससे लगता है कि किसानों की हालत को लेकर सरकारों को चिंता है। खेती को लेकर एक सकारात्मक पक्ष यह है कि देश में कोने कोने में नवाचारी प्रयोगधर्मी किसान भी है जो खेत को ही प्रयोगशाला बनाकर खेती में उन्नत तकनीक, उन्नत बीज, उन्नत उपकरण आदि सामने ला रहे हैं। प्रयोगधर्मी
किसानों के ये प्रयास किसी विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से कमतर नहीं आके जा सकते हैं। सरकार इस तरह के किसानों को प्रोत्साहन मानदेय के रूप में देने के साथ ही कृषि विकास केंद्रों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यवहारिक अध्ययन इस तरह के किसानों के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से नवाचारी किसानों को विशेष व्याख्यान के लिए आमंत्रित कर उनके अनुभवों को साझा किया जा सकता है और इस सब के साथ ही नवाचारी और प्रयोगधर्मी किसानों के नवाचारों को जांच परख के बाद उपयोगी होने की स्थिति में बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि खेती को नई दिशा मिल सके। नवाचारी किसानों द्वारा अपने क्षेत्र के वातावरण, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम की अनुकूलता और पानी की उपलब्धता एवं आवश्यकता को देखकर प्रयोग किए जाने से अधिक व्यवहारिक व उपयोगी हो जाते हैं। जरूरत है इन्हें आगे बढ़ाने व प्रोत्साहन करने की। यहाँ टिप्पणियां रहती हैं, ये भी देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूं, वहां से डाउनलोड कर लिया करिएगा। सांस्कृतिक गतिविधियों का नया वैश्विक केंद्र अयोध्या धाम। अयोध्या भारत की एक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक नगरी के रूप में नए सिरे से विकसित हो रही है और यह देश के एक नए आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी उभरेगी और जिससे सरकार सहित समाज के हर वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ बहुत जल्द ही जब विश्व के बड़े सांस्कृतिक शहरों और धार्मिक पर्यटन की बात होगी तो उसमें वेटिकन सिटी, मक्का, मदीना और क्योटो आदि के साथ एक नाम जुड़ेगा, वह भारत का अयोध्या धाम। चलिए, अच्छी बात है। संघर्षों के महानायक प्रभु श्री राम और भगवान के, देखिए श्री राम के संघर्ष जो रहा है उनका, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मुझे लगता है, अगर सीखने की दिलचस्पी है तो। ये साहित्य जगत के ब्रह्मा और चित्रगुप्त खरी खरी तंज कसा जाता है। डर से नियंत्रित होती प्रदेश की राजनीति। बिहार में देख लीजिए, प्रकृति के संदेश का संचार। बीते सोमवार यानी कि 15 जनवरी को भारत मौसम विभाग विज्ञान ने अपनी स्थापना की 150 वर्ष में प्रवेश किया। इसके विकास की कहानी भी बहुत रोचक है, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, ये याद रखिएगा। H.F. ब्लेन फोर्ड के नेतृत्व में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में मौसम और जलवायु की महत्ता भले ही बढ़ी हो, लेकिन इसके महत्व को मानव सभ्यता ने शुरुआत में ही समझ लिया था। पिछली कुछ शताब्दियों के दौरान भारत मौसम विज्ञान और समृद्ध विषयों के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान में सबसे आगे रहा है। बुनियादी ढांचे के संदर्भ में भारत में दुनिया की कुछ सबसे पुरानी मौसम विज्ञान वेधशालाएं हैं। हालांकि भारत में मौसम विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग 1793 में मद्रास में पहली मौसम विज्ञान और खगोलीय वेधशाला की स्थापना के साथ शुरू हुआ। तब से वेधशालाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन उपकरणों के मानक और अवलोकन का समय तय नहीं किया गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना, आप देखते हैं कि आईएमडी की स्थापना 1875 में की गई थी और आईएमडी की स्थापना के साथ भारत में सभी मौसम संबंधी कार्यों को इसके दायरे में लाया गया। जैसे जैसे दुनिया एक संघर्षपूर्ण युग की ओर बढ़ रही थी, 1914-19 के दौरान प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 1945 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के साथ हर किसी को युद्ध के प्रबंधन के लिए ऊपरी वायुमंडल से मौसम की जानकारी की आवश्यकता महसूस हुई और इसने मौसम और जलवायु को समझने और एनालॉग्स सांख्यिकी पद्धति के विकास को बढ़ावा दिया और ऊपरी वायुमंडल अवलोकन 1905 में शिमला से पायलट बैलून छोड़ने के साथ शुरू हुआ। उपकरणों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सतही उपकरण प्रभाग की स्थापना 1920 में की गई थी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान ट्रक का एटलस 1925 में तैयार किया गया। 1912 में जहाजों से डाटा एकत्रित करने और कराची व मुंबई में तटीय रेडियो स्टेशन के माध्यम से चेतावनियां के प्रसारण के लिए रेडियो संचार के अपनाने और 1939 में संचार प्रौद्योगिकी में भी सुधार हुआ। मौसम विज्ञान पर जोर देने के लिए 1932 में कृषि मौसम अनुसंधान गतिविधियों को पूरा करने के निमित्त आईएमडी के अलग प्रभाग बनाया गया। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों से किसान मौसम बुलेटिन और समन्वित फसल मौसम निगरानी योजना 1945 में शुरू की गई। इस अवधि के दौरान आईएमडी मुख्यालय 1905 में कोलकाता से शिमला और 1928 में पुणे और 1944 में दिल्ली स्थानांतरित हो गया। आईएमडी ने 1954 में विमानन सेवाओं की सहायता के लिए और तूफानों पर नजर रखने के लिए रडार की शुरुआत के साथ अपने अवलोकन संबंधी बुनियादी ढांचे में एक और बड़ी छलांग लगाई। पहला पवन खोज रडार 1954 में कोलकाता के निकट दम में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1958 में सफदरजंग दिल्ली में द्वितीय विश्व युद्ध के अवशेषों से स्वदेशी रडार स्थापित किया गया। आईएमडी के तत्कालीन डीजी डॉक्टर
एल एस माथुर के नेतृत्व में आईएमडी के विज्ञानियों ने तेज हवाओं और तूफानों का पता लगाने के लिए इस स्वदेशी रडार को विकसित किया। इसके बाद मौसम संबंधी अवलोकन, संचार, मॉडलिंग और बुनियादी ढांचे सहित सभी मोर्चों पर महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और सटीक पूर्वानुमान की बात भी होती रहती है। ईवी को प्रोत्साहन के लिए सरकार लाएगी नई नीति, सभी कंपनियों को मिलेगा समान अवसर, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को नहीं दी जाएगी अलग से छूट। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही, 1.02% थी ईवी की हिस्सेदारी कुल ऑटोमोबाइल बिक्री में वर्ष 2021 में 6.38% हो गई है ईवी की हिस्सेदारी कुल ऑटोमोबाइल बिक्री में 2023 में। चालू रबी सीजन में गेहूं बुआई का रकबा 340 लाख हेक्टेयर हुआ। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने गेहूं उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद जताई। तिलहन बुआई का रकबा सुधार कर 109.88 लाख हेक्टेयर हुआ है। आईपीओ आवेदन निपटान में एआई का प्रयोग करेगा सेबी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। एलआईसी ने पेश की नई योजना का जीवन धारा 2, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है ना। एक दशक में पहली बार घटा चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वेटन में ब्लास्ट फर्नेस बंद करेगी टाटा स्टील। रिलायंस का शुद्ध लाभ 9% बढ़कर 17,265 करोड़ रुपए रहा। 618.9 अरब डॉलर हुआ विदेशी मुद्रा भंडार। आज खुलेंगे शेयर बाजार, 22 को रहेगा अवकाश। भारत को 2024 तक 2500 नए विमानों की होगी जरूरत और 400 विमानों की आवश्यकता होगी, चौड़ी वाड़ी बोले। चलिए, स्कूली छात्राओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान कर सकती है सरकार। स्कूली में छात्र छात्राओं के बीच बड़े डिजिटल गैप को पाटने के लिए बजट बिगुल। अब बजट आने वाला है तो उसमें देखते हैं क्या क्या होता है, उसी को लेकर बातें हो गई। ये आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी उठापटक चल रही है। ये ईरान के साथ विवाद बढ़ाना नहीं चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को घाटा भी रहेगा। जयशंकर ने बोलीविया, अजरबैजान और वेनेजुएला के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की हुई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें सम्मेलन में आप देख रहे हैं। चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बना जापान। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसने पिन पॉइंट लैंडिंग तकनीक का उपयोग किया है। चलिए, अच्छी बात है। और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है ना, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा के नाम से जानते हैं, जाक्सा। चलिए, अच्छी बातें हैं। भारत ने आप देखिए पिछले साल उपलब्धि की थी, 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इससे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देशों ने दक्षिणी ध्रुव पर नहीं बल्कि चंद्रमा के अन्य स्थानों पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। भारत के लिए मोदी सर्वश्रेष्ठ है, ये आप देखिए। अमेरिकन हॉलीवुड अभिनेत्री कह रही, गायिका कह रही हैं, मैरी मेलबर्न। भारत फाओ मत्स्य पालन उप समिति का पहला उपाध्यक्ष बना है। अच्छी बात है। ये आप देखिए, मत्स्य पालन प्रबंधन उप समिति राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर मत्स्य प्रबंधन के मुद्दे पर चर्चा का एक मंच है। सीमा मुद्दे की समाधान प्रक्रिया से संबंधों में नहीं आनी चाहिए रुकावट। ये आप देखिए, चीन कह रहा है, भारत ने कहा था सीमा पर संबंधों में स्थायित्व के बाद चीन के लिए बदल सकते हैं निवेश नियम। उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर मार करने वाले परमाणु ड्रोन का किया परीक्षण। ये आप देखिए, नीचे दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिलता है, भी करते रहते हैं। आत्मशुद्धि के लिए ठंडे पानी में स्नान कजाकिस्तान की राजधानी में देखिए। और कहते हैं कि यह प्रभु प्रकाश एपिफेनो अथवा प्रभु प्रकाश का यह उत्सव 200 ईस्वी प्राच्य चर्च में प्रारंभ हुआ था। वकीलों ने कहा, ट्रंप को चुनाव से रोका तो फैल सकती है अराजकता। वकीलों ने कोलोराडो मामले में फैसले को पलटने की अपील की है। वॉशिंगटन स्टेट में ट्रंप के खिलाफ दायर याचिका कोर्ट ने खारिज की। देखिए, एक और बात आपको बता दूं कि अब चुनाव होना है अमेरिका में राष्ट्रपति के, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सब ये आपका खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। मेलबर्न में 100वें मैच में जीते जोकोविक। गत चैंपियन नोवाक ने एचेवरी को हराकर चौथे दौर में जगह बनाई। जानिक सेनेर ने सेबेस्टियन वाइच को हराया। चलिए,
ये आप देखिए, शुक्रवार को संपन्न HIH ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में जर्मनी ने अमेरिका को 2-0 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया है। वहीं तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में जापान ने मेजबान भारत को 1-0 से पराजित कर दिया। जर्मनी बना चैंपियन। जायंट्स की विजयी शुरुआत आप देखेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचे चिराग सात्विक प्रणव। चलिए अच्छी बात है। ओपन टूर्नामेंट की बात हो रही है। इंडिया सरकार 2036 ओलंपिक की मेजबानी को प्रयासरत है, मोदी साहब कह रहे हैं हमारे। रिवीजन के समय रखें ध्यान। NCERT की पुस्तकों से तैयारी की बात हो रही, ऑनलाइन टूल्स की भी मदद ले सकते हैं। मैं कहता हूं कि सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है, चाहे यूट्यूब से करिए, चाहे किताबों से चाहिए करिए, चाहे गूगल बाबा की मदद से करिए। एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है और तैयार करना है और नोट्स बनाना है। मैं कहता हूं कोचिंग की ज़रूरत तब महसूस नहीं होगी, और कोचिंग करते हैं तो आपको नोट्स मिल जाते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, और यहाँ आपको बड़े धैर्य से और बड़े लगन से और अपने आप को कंट्रोल रखते हुए तैयारी करनी है, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ध्यान रखा करिएगा। ठीक है। ये भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराएं। केंद्र सरकार ने स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को ये निर्देश दिए हैं। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लोकेशन मार्कर का काम करेगा चंद्रयान-3 का लैंडर। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिल जाते हैं। आज ही के दिन शपथ लेते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ का दिन 1937 में आज शपथ लेने वाले फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद सभी राष्ट्रपतियों ने इसी दिन शपथ ली थी। संविधान में 20वें संशोधन के तहत 20 जनवरी की तिथि राष्ट्रपति की शपथ के लिए तय की गई है। देश के पहले परमाणु रिएक्टर का हुआ था उद्घाटन। 1957 में आज ही बॉम्बे या मुंबई के ट्राम्बे में देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। 2009 में बंद होने के बाद 2018 में से फिर शुरू किया गया था। बलिदानी गैंद सिंह ने वनवासियों के विद्रोह की अगुवाई की। बात वर्ष 1824 की है। अंग्रेज बस्तर के वनवासी पर अत्याचार कर रहे थे। तब परलकोट के जमींदार गैंद सिंह ने वनवासियों को एकजुट किया और 24 दिसंबर 1824 को अबूझ मार्ग में सभा का आयोजन करके गांव-गांव में विद्रोही की अलग जगाई। और 4 जनवरी 1825 को वीर वनवासी परलकोट में एकत्रित हुए और वनवासी और ब्रिटिश सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, और 20 जनवरी 1825 को विद्रोह के नेता गैंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन गैंद सिंह को उनके महल के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। पेशापुर जांच में मददगार बनेगा स्वस्थ गर्भ। एम्स ने IIT रुड़की के साथ मिलकर विकसित किया ऐप। पहली ट्रायल के बाद अब 2 अस्पतालों में बड़े स्तर पर चल रहा है ट्रायल इसका। पेशापुर 8 बार जांच होनी चाहिए, 4 बार भी नहीं होती है, WHO के अनुसार कहता है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 8 बार पेशाब जांच करानी चाहिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5 के अनुसार देश में 49.9% महिलाएं गर्भवती महिलाएं कम से कम 4 बार भी पेशाब जांच नहीं करा पाती हैं। दूर दराज के इलाके व ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक है। एम्स के गायनी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वत्सला डडवाल ने बताया कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल गाँव में भी सभी हर घर में होने लगा है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को बेहतर पेशाब देखभाल और पोषण की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ऐप तैयार किया गया। इसे विकसित करने में IIT रुड़की के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप देखिए, मरीजों के लिए बात करें तो क्लिनिकल पैरामीटर का डाटा ऐप में दर्ज करना। दर्ज डाटा का सहज ग्राफिक्स मौजूद है। ऐप से मैसेज भेजने की सुविधा है। पेशाब पूर्व जांच की रिमाइंडर, समय पर दवा लेने का रिमाइंडर, नजदीकी अस्पताल की जानकारी, इमरजेंसी में स्वतः नोटिफिकेशन, मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करने की सुविधा। और डॉक्टरों के लिए डॉक्टर के पास पंजीकृत सभी मरीजों में डाटा का ग्राफिक्स मौजूद। सभी पंजीकृत मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री उपलब्ध। ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन, मरीज का सत्यापन, मरीज द्वारा अपलोड की गई रिपोर्ट देखने की सुविधा, मरीज को दवा देने और चिकित्सीय परामर्श, पेशाब पूर्व जांच शेड्यूल की जानकारी। चलिए अच्छी बात है। गेहूं से बनी चीजें खाने से मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोगियों की परेशानी बढ़ सकती है, अनुसंधान कह रहा है।
अंतरिक्ष यात्री रवाना। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के कैप कैनवेरल स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेन, तुर्की और स्वीडन और इटली के अंतरिक्ष यात्रियों का दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ। इसमें स्पेन के कमांडर माइकल लोपेज एलगिरिया, इटली के पायलट वॉल्टर विलादेई, तुर्की के मिशन विशेषज्ञ अल्फर गेजरावली और स्वीडन के मार्कस वाइंड शामिल है। इसमें खड़े होकर भोजन करने और पानी पीने से कैंसर का खतरा, अनियमित जीवन शैली में फास्ट फूड का सेवन का बना कारण, कुछ ना करके भी लाखों कमा रहा है शख्स। ये टोके लोग काम करने की शैली लेते हैं, कुछ को कम तो कुछ को ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो बिना कुछ किए लाखों कमा रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट का रिपोर्ट के अनुसार टोक्यो में रहने वाले सोजी मोरीमोटी ने अनोखा व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने खुद को रेंटल पर्सन के तौर पर किया है, यानी ऐसा शख्स जो खाली है और आपके लिए किराए पर उपलब्ध है, लेकिन उसे कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ लोगों के पास जाकर बैठना है, एक मित्र की तरह उनकी बातें सुननी है, उनकी सुख दुख की सहभागी बनना है। इसके बदले मोरीमोटी को किराया मिलता है और इसे वे सेवा शुल्क कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग। माचिस से तीलियों से तैयार की कलाकृतियाँ। क्रोएशिया आर्टिस्ट टोमेस सिलाओ होवार्ट ने माचिस की तीलियों से हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म गॉडफादर के अभिनेता अल्फ्रेडो जेम्स ए पचिनो की सोफे पर बैठी आप देखें एक अन्य मूर्तियाँ बनाई हुई। चलिए अच्छी बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना तो पढ़ सकते हैं आप लोग, और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग, ठीक है।